हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन और स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ये हमारा एक स्पेशल सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि मतलब कम से कम 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर हम 15 क्वेश्चन को कवर कर सकें। क्योंकि देखो इस टाइम पे आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप कितनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ के और उसके आंसर तक पहुंच पाते हो। तो बिल्कुल ट्रिकी तरीके से करेंगे, सेशन को पूरा देखिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी बिना देर किए हुए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय नहीं होती है, बहुदिशीय होती है। यह केवल आ गया, काट दो इसको। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं, जहां पर भी डाइवर्सिटी की बात करी जाए वो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाए। यहाँ पर भी केवल आ गया तो काट दो। इसी तरीके से यही इसी अप्रोच के साथ में आपको पेपर को क्वेश्चन जब आप करोगे वहाँ पे स्क्रीन पर, तब इसी तरीके से करना। मैं गारंटी लेती हूँ 100% आप बहुत जल्दी पेपर को फिनिश कर पाओगे। ओके, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? ओके, तो पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों, क्या क्यों, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाए तो वो आपका कौन सा होता? विवेचनात्मक होता। जो रटने वाले होते हैं वो आपके विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देंगे। भारत के 10 राज्य रट लिए हमने, बता दिए। 2 से 10 तक पहाड़े भी रट के बताएगा। दी गई कविता को स्मरण करके सुनाना, तो ये तीनों आपके गलत हो गए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? जो आपका विकास का चरणीय सिद्धांत है, यानी कि चरणों में विकास होता है। जैसे 1 चरण हो गया, 2 चरण हो गया, 3 हो गया। जिसकी की बात किसने करी है? पियाजे ने। जब हम इसको स्टेजेस में बांट देते हैं तो यानी कि ये दिखाता है कि विकास की अनिरंतरता है। स्टेजेस होने लगती हैं तो वो वहाँ पे अनिरंतर विकास की दिखाता है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको फटाफट से। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? यानी कि विद्यालयों में जो अधिगम होता है बच्चों का किस तरीके से जुड़ाव प्रभावित होता है? तो इसमें होगा आपका पारिवारिक सामाजिकरण बिल्कुल होता है। समकक्षी संबंध, यानी कि उसके जो पीयर है, उनका जो ग्रुप है, यानी कि जो बच्चे साथ में पढ़ते हैं उनसे कैसा संबंध है। सांस्कृतिक मूल्य कैसे हैं और बच्चे का आत्मसम्मान, यानी कि चारों ही चीजें आपकी इसमें सही है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो इनका जो पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है उसमें बच्चे क्या कर पाते हैं? पियाजे ने आपकी 4 स्टेजेस दी हैं। तो इनका जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है उसमें बच्चे क्या कर पाते हैं? प्रतीकात्मक खेल। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्या कर रहे हैं? हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको फटाफट से क्वेश्चंस को देखते जाना है। वह छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण है इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? अब ये आपकी जीन पियाजे की चारों स्टेजेस हैं: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो जीन पियाजे पे डाला है। मतलब आपको फटाफट अगर रिवीजन करना है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं तो पॉइंट टू पॉइंट आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज अभी हमने देखा था कि जो आपके प्रतीकात्मक खेल है वो किस में आ जाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक थे। तो ऑप्शन आपका 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? यानी कि जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का मॉडल है उसमें कौन सा सम्मिलित है? देखेंगे हम यहाँ पे। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। उन्होंने स्टेजेस दी हैं, तो जहां पर भी देखो स्टेजेस दी जाएंगी वहां पर निरंतर नहीं बल्कि अनिरंतर हो जाएगा आपका विकास। ओके, नैतिक विकास मुख्यता नहीं आधारित है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल क्रम से चलने वाली है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, लेब बाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो केवल देखा काट दिया, केवल देखा काट दिया। प्रवाही बौद्धिकता, यानी कि फटाफट अगर कोई बोल रहा है तो नहीं। अध्यापन और मूल्यांकन, यानी कि बच्चे को पढ़ाने में और उसका मूल्यांकन करने में। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लाइव बाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है?
तो यहाँ पे जो वो रणनीति अपना रही है वो पाड़ अपना रही है, उन्होंने आधा किया हुआ दे दिया, आधा बच्चा अपने खुद से करेगा, यानी कि एक छोटी सी हेल्प कर दी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। तो निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, बिल्कुल, यानी कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो उसमें बच्चों की सहभागिता, ये पॉजिटिव है। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, बिल्कुल भय मुक्त वातावरण के अधिगम का निर्माण करना चाहिए। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान बिल्कुल हमें रखना चाहिए, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम नहीं करना चाहिए। तो क्या पूछा इन्होंने, माहौल के अनुसार है। आपका ये आंसर या तो गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे अगर नहीं होता तो आपका कौन सा हो जाता, फोर्थ वाला, बट यहाँ पे ये तीनों पॉजिटिव आंसर है, तो इन्होंने पता नहीं प्लस पॉइंट दिया होगा इसमें। तो देखो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन अगर ऐसा कोई आता भी है तो आपको 100% उसमें प्लस पॉइंट मिल जाता है, एक या 2 नंबर, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि कभी भी बच्चों को उनकी लेबल लगाना, उनको एक मतलब ऐसे समूहों में बताना कि जैसे ये बराबर की बुद्धि, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। ये अध्यापक के लिए सुविधाजनक, अध्यापक का कोई मतलब नहीं है, विद्यालयों के लिए नहीं। ये बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। हाँ देखो, बुद्धि लब्धि क्या है, किसी की डिफाइन नहीं कर सकते कि इतनी बुद्धि है तो हमेशा इतनी रहेगी। इंसान अपनी मेहनत, प्रैक्टिस और लगन से कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी बच्चों को इस तरीके से डिवाइडेशन नहीं करनी चाहिए। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। और गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि देखो हार्ड्रम गार्डनर ने क्या कहा कि बहुत तरीके की बुद्धि होती है, तो आपको भी अपनी पढ़ाने के टाइम पे बहुत सारी बहुबुद्धि के हिसाब से आपको अपनी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, मेथड हैं, तरीके हैं, वो सारे के सारे अपनाने चाहिए। ओके, यह बहुबुद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, बिल्कुल सही बात है। यह सामान्य बुद्धि को बढ़ाने में नहीं, यह तारक विद्यार्थी बनाने में नहीं है, व्यवहारिक बौद्धिकता नहीं, बल्कि बहुबुद्धि, यानी कि सब बहुत तरीके से पढ़ाओगे तो बहुबुद्धि पे जोर दिया गया है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1.5 से 2.5 साल की उम्र में बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो 2 शब्द के उच्चारण, जैसे बा, दा, दा, इस तरीके से बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तार प्रेषित वाचन। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम यहाँ पे। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। तो ये सीधा सीधा आपका जेंडर वायस, जेंडर स्टीरियोटाइप दर्शाता है कि मतलब पुरुष हमेशा दिमाग, जहाँ पर भी किसी एक उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, ये आपकी हो जाती है लैंगिक रूढ़िवादिता या लैंगिक रूढ़िवाद। ओके, चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके के आपके फटाफट जो रिवीजन के सेशन हैं आपको बहुत जल्दी हर सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। ओके, देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। यानी कि जो प्रगतिशील कक्षा है जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, सिर्फ ऐसे समझ लो, तो उसमें कौन सी ऐसी जो विधि है मूल्यांकन की वो नहीं हम करेंगे। तो अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल करेंगे, हम स्व मूल्यांकन बिल्कुल करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे। केवल पहली बात तो निगेटिव वर्ड है, मानक निर्देशित, यानी कि बच्चों को स्टैंडर्डाइज जितने भी आपके असेसमेंट होते वो हमें नहीं करना। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रैपिड फायर था, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा 15 में से, और बने रहिएगा साथ में, अपनी तैयारी को करते रहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। पेपर जब भी हो बस आप अपना 100% देना और अपना पेपर क्वालिफाई करना, जिससे कि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो सको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।